हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। तो कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी। आप आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम भी एकदम नज़दीक आ गए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में 12th क्लास के लिए हमेशा 4 नंबर का पंचलाइट यानी कि पंचलाइट तो हमेशा ही आता है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। आप सभी लोग देखिएगा। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु, सारांश और जो प्रमुख पात्र होता है उसका चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है। हम एक ही वीडियो में सब आज कवर करेंगे। तो पंचलाइट की कथा वस्तु से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं। पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही जीवन यथार्थ रूप से इस कहानी में उभारा गया है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण ही इसकी कथा वस्तु है। तो ऐसे हम लोग कथा वस्तु लिखेंगे एग्जाम में। अब नेक्स्ट हम सारांश भी पूछ सकता है और सारांश आता ही है। हमने भी जब एग्ज़ाम दिया था 12th क्लास का बोर्ड, तो हिंदी में पंचलाइट कहानी हमने भी लिखी थी, तो ये अक्सर आता है। पंचलाइट की कथानक यानी सारांश अब पढ़ते हैं। रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलैट कहकर पुकारते थे। पंचलैट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे, उनसे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। सबको पंचलैट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलैट देखने के लिए एकत्र हो गए। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलैट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। यानी कि दूसरे जो गांव वाले थे उनकी मदद से पंचलैट नहीं जलेगा। अब आगे पढ़ेंगे हम। आज किसी ने अपने घर में डिबरी यानी डिबिया पहले डिबरी जलती थी यानी डिबिया भी कहते हैं, नहीं जलाई थी। पंचलैट के जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। पंचलैट जो आया था वो जल ही नहीं रहा था, कोई जलाना ही नहीं जान रहा था, इसलिए जितने पंच थे उनका चेहरा उतर गया था। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन इस कहानी का प्रमुख पात्र होगा। गोधन पंचलैट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन को हुक्का तथा मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि अब भाई गांव की इज्जत की बात है, इसलिए सब लोग उसको बुलाने पहुंच जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने पर गोधन पंचलैट जलाने के लिए नहीं आया। आखिर गुलरी काकी गोधन के झोपड़े में गई और मनाकर ले आई। गुलरी काकी के मनाने से गोधन आता है। गोधन ने पंचलैट में तेल भरा तथा गोधन ने पूछा कि स्प्रिट कहाँ है। स्प्रिट का नाम सुन सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारीगरी के तेल की सहायता से ही पंचलैट जला दिया। पंचलैट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। तबरी निगाहों से गोधन की ओर देख सरदार ने गोधन को बहुत
बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी, तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। वो सलीमा का ही गाना गा रहा था, तभी उसके ऊपर इतनी बंदेज लगी थी। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुनरी की पलकें झुक गईं। अब तो ये हुई स्टूडेंट्स पंचलैट कहानी का सारांश। अब पंचलैट कहानी का उद्देश्य, अब जैसे कि हम सारांश आएगा तो ऐसे खाली छोड़ देंगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए कथा की जो पंचलैट सारांश है उसको भी देखना पड़ेगा कि इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या है पंचलैट कहानी का? ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों से विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। परोक्ष रूप से रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। इसी के साथ कहानीकार ने यह सिद्ध किया कि आवश्यकता बड़े से संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। जैसे देखो गोधन पर रोक लगी हुई थी ना, लेकिन काम पड़ा और गांव की इज्जत की बात थी तो उसके ऊपर सारे सात खून माफ़ कर दिया जाता है। अब पंचलाइट के प्रमुख पात्र को देखेंगे। अब प्रमुख पात्र, अभी तक हमने सारांश पढ़ा, अब प्रमुख पात्र देखेंगे। तो प्रमुख पात्र हमने बताया जैसे कि गोधन ही है। चलिए आप पढ़ते हैं। पंचलाट फणीश्वर रेणु की एक पौराणिक कथा है। यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ग्रामवासियों के मन में स्थिति की वास्तविक झलक देखने को मिलती है। गोधन इस कहानी का एक मुख्य पात्र है जिसे समाज के लोग बहिष्कृत कर देते हैं। गोधन के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। गोधन के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता क्या है? उपयुक्त उपकरण। गोधन पंचलाइट की कहानी एक ऐसा बर्तन है जो अशिक्षित होता भी है। पेट्रोमैक्स के प्रकाशित कार्य का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन वह उसे जला देता है। फिर दूसरा क्या होगा? गुणवान। अब गोधन अशिक्षित होते हुए भी गुणवान है। इसी गुण के कारण टोले का सरदार उसकी सभी गलतियों को माफ़ कर देता है और फिर उसे अपनी टोले में शामिल कर लेता है। तीसरा विवेक, यानी कि वो पढ़ा लिखा भी, भले ही वो अनपढ़ था लेकिन उसके अंदर विवेक थी, बुद्धि थी। तो विवेक, गोधन अशिक्षित एक है, बुरा वह विवेकी है, पर वह विवेकी है। पेट्रोमैक्स के लिए जब स्प्रिट उपलब्ध नहीं था तो उसने गरीब के तेल से ही पेट्रोमैक्स को जला दिया। जो घर पे तेल नहीं होता वही तेल से ही पेट्रोमैक्स जला दिया, जिसे हम लोग घासलेट भी कहते हैं। जब चौथा आएगा वर्ग भेद से दूर गोधन और मुनरी मित्रता स्नेह रखते थे। गोधन जाति पात ईश्वर द्वेष आदि के चक्कर में नहीं, वह मानवता का समर्थक है। उसके लिए सभी व्यक्ति एक समान है। निडर, गोधन में निडरता का गुण भी है। वह गाकर आई मटका कर मुनरी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। मूल रूप से कहा जा सकता है कि गोधन ग्रामीण परिवेश में पलने पढ़ने वाला शैक्षणिक संस्थान से एक आदर्श लड़का जुड़ा हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी है? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।